मान लीजिए आप किसी क्राइम के एक्यूज्ड हैं और पुलिस आपसे कहती है अपने खिलाफ खुद सबूत दो। क्या कानून आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि क्या फिंगरप्रिंट देना भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन है? क्या हैंड राइटिंग सैंपल देना भी इसी कैटेगरी में आता है? या फिर अगर ब्लड सैंपल मांग लिया जाए तो क्या इसके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन मिला है या फिर नहीं? अगर इन सभी का जवाब आपको जानना है तो चलिए यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं ACT से। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है सेल्फ और एक है यहाँ पर इंक्रिमिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है खुद और इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है खुद को किसी ऑफेंस में फंसाने वाली इंफॉर्मेशन देना। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ ऐसी इंफॉर्मेशन या टेस्टिमोनी देने के लिए मजबूर किया जाए जिससे कि वह किसी ऑफेंस में फंस सकता है तो इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहेंगे। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसी के खिलाफ में प्रोटेक्शन देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इस सेंटेंस के 3 हिस्से हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं और यहाँ से आप इसको ACT से ध्यान रख पाएंगे। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला, द पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। यानी कि अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रोटेक्शन लेना है तो वो पर्सन किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होता है, देयर मस्ट बी कंपल्सन। यानी कि अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से कोई स्टेटमेंट देता है तो ये स्टेटमेंट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वॉयलेट नहीं करता। अगर उसको मजबूर किया जाएगा तब उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये आता है, द कंपल्सन मस्ट बी टू मेक दैट पर्सन ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर उस एक्यूज्ड पर्सन से टेस्टिमोनियल एविडेंस मांगा जा रहा है जो कि उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, तो इस 3 कंडीशन के आधार पर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन लेते हुए अपने खिलाफ गवाही देने से बच सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से ही कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन नहीं माना जाता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या हर तरह के जो एविडेंस होते हैं वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होता है? तो इसका आंसर है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है टेस्टिमोनियल एविडेंस की, फिजिकल या मटेरियल एविडेंस के केस में प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अब ये टेस्टिमोनियल एविडेंस क्या होता है? जो भी एक्यूज्ड पर्सन है अगर उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि या उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है तो उसको टेस्टिमोनियल एविडेंस कहा जाता है। जैसे कि आपने एक्यूज्ड पर्सन से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है, तो इसका जवाब देने से वो पर्सन फंस सकता है। दूसरा, अगर आपने पूछा कि चोरी के समय तुम कहाँ थे, तब भी वो टेस्टिमोनियल एविडेंस ही माना जाता है। लेकिन अगर एक्यूज्ड पर्सन से फिंगरप्रिंट के सैंपल मांगे गए, हैंड राइटिंग सैंपल, सिग्नेचर के सैंपल या फिर फुटप्रिंट या फिर ब्लड सैंपल मांगे गए तो ये फिजिकल या मटेरियल एविडेंस होते हैं और ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड नहीं होते। यानी कोई भी पर्सन ये एविडेंस देने से मना नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, अगर ये सारी चीज़ें भी इसमें प्रोटेक्टेड होंगी तो बाकी केसेस चलेंगे कैसे? यानी कि सारी चीज़ें सामने आएंगे कैसे? तो यहाँ पे केवल मजबूर करने वाला जो पार्ट है, जो टेस्टिमोनियल एविडेंस है, वही इसमें कवर किया जाता है। आई होप अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था वो इसी वजह से लाया गया था जिससे कि एक्यूज्ड पर्सन को मजबूर ना किया जाए कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस की हम बात करते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं।
MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस 1954 में हुआ था। यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन का शुरुआती और महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन किया गया। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट केस ये वाला ध्यान रखना है, काठी कालू औघड़ केस जो कि 1961 में हुआ था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि फिजिकल एविडेंस इज नॉट इक्वल टू टेस्टिमोनियल कंपल्सन, यानी कि फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग या सिग्नेचर मांगे जा रहे हैं तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है, ये जो है एक्यूज्ड पर्सन को देना पड़ेगा। इसके बाद नंदिनी सतपथी वर्सेस PL रानी केस होता है 1978 में, जहां पर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं। जब पुलिस इनको इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है तो इनके पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप इनका आंसर करिए। ये कहती हैं कि इनमें से मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करने से मैं खुद के खिलाफ ही गवाह बन जाऊंगी। तो इस वजह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। यहाँ पर ये बोला जाता है कि प्रोटेक्शन केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, पुलिस इंटेरोगेशन या क्वेश्चनिंग तक भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन अगर आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन का आंसर देने से मना करना ठीक नहीं है। आप केवल उन क्वेश्चन का आंसर ना दें जिससे कि डायरेक्ट आप खुद को एक्सपोज करते हैं, लेकिन बाकी सवालों के जवाब देने ज़रूरी होते हैं। लास्ट में यहाँ पे एक केस आपको ध्यान रखना है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस जो कि 2010 में हुआ था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा था कि इनवॉलेंटरी यानी एक्यूज्ड पर्सन के बिना इच्छा के अगर नार्को एनालिसिस की जाती है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है या फिर बीप यानी कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिसको ब्रेन मैपिंग भी कहते हैं, तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है, क्योंकि इससे एक्यूज्ड पर्सन खुद के खिलाफ गवाह बन सकता है। तो बिना इच्छा के ये करना सही नहीं है। अगर एक्यूज्ड पर्सन ने अपना कंसेंट दिया है, अपनी मंजूरी दी है, तभी इसको किया जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।